दोस्तों, बिहार के समस्तीपुर में एक कुलदीप नाम का शख्स जो आर्मी रिटायर है, उसकी 2 संतानें हैं, एक बेटी और एक बेटा। बेटा जिसकी उम्र 18 साल है, नाम शुभम है, और बेटी जिसकी उम्र 22 साल हो चुकी है, जिसका नाम रिया होता है। रिया, शुभम और कुलदीप सिंह एक छोटा-सा परिवार बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे। कुलदीप सिंह की बीवी का देहांत साल 2019 में कोरोना काल के टाइम खत्म हो गई थी। दोस्तों, बिहार के समस्तीपुर में एक कुलदीप नाम का शख्स जो आर्मी रिटायर है, उसकी 2 संतानें हैं और एक बेटा और एक बेटी। दोस्तों, बिहार के समस्तीपुर में एक व्यक्ति जिसका नाम कुलदीप सिंह है, वो आर्मी रिटायर है। उनकी 2 संतानें हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटी की उम्र 22 साल है, नाम जिसका रिया होता है। बेटा जिसकी उम्र 18 साल है, उसका नाम शुभम होता है। दरअसल शुभम बचपन से एक पैर से विकलांग है। रिया अपने भाई शुभम की हर वो मदद करती, हर वो काम कर देती जिसके दोस्तों, बिहार के समस्तीपुर में एक कुलदीप नाम का शख्स जो आर्मी से रिटायर है, उनकी उम्र 55 साल हो चुकी है। अब वो अपनी 2 संतानों के साथ उस घर में रहते हैं। कुलदीप सिंह की पत्नी का देहांत 2021 में कोरोना काल में हो गया था। उस घर में एक बड़ी बेटी जिसका नाम रिया होता है, उम्र उसकी 22 साल हो चुकी है। एक बेटा है जिसका नाम शुभम है, उसकी उम्र 18 साल हो चुकी है। उस घर में माँ के जाने के बाद उस घर की सारी जिम्मेदारियां अब रिया की कंधों पर आ गई थी। रिया अपने पिताजी का भी ख्याल रखती, अपने भाई का भी ख्याल रखती। रिया 10वीं तक अपने पास के स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाई करती है, लेकिन उसकी इच्छा थी कि वो बड़े होकर एक डॉक्टर बने, और डॉक्टर बनने के बाद वो अपने भाई का इलाज करना चाहती थी, क्योंकि उसका भाई शुभम बचपन से विकलांग था और बहुत सारी दवाइयाँ करने के बाद भी शुभम को कोई भी फायदा नहीं हुआ। वो इसी कारण बचपन से ही रिया ने सोच लिया था कि मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूंगी, और 10वीं पास करने के बाद वो अपने पिताजी कुलदीप सिंह से बोलते कि पिताजी, मुझे डॉक्टर बनना है और डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए मुझे बड़े शहरों में एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। उसके लिए रिया पटना जाती है और पटना जाने के बाद एक हॉस्टल में रहकर वो डॉक्टर की पढ़ाई करना चालू कर देती है। टाइम आता है 8 अगस्त 2025, रक्षाबंधन का दिन। इस दिन रिया अपने भाई शुभम को कॉल करती कि भैया, मैं राखी के दिन आ रही हूँ, बहुत दिन हो गया तुमसे मिले हुए, तुमको देखे हुए। अक्सर जब रिया घर पे रहती थी तो अपने भाई शुभम की पूरी तरह से देखभाल करती थी। वो उसके हर वो काम करती थी जो शुभम नहीं कर पाता था, यहाँ तक कि उसके कपड़े, उसको नहलाना धुलाना। एक बहन, एक माँ बनकर अपने भाई की सेवा करती थी। और जब से रिया हॉस्टल में रहने लगी है, तब से उसके भाई शुभम को बहुत सारी तकलीफें होती हैं। शुभम अपनी बहन रिया को बहुत मिस करता, बहुत याद करता। वो हर बार उसको कॉल करता और अपने पास बुलाने की इच्छा जताता। लेकिन रिया जब 8 अगस्त 2025 को अपने भाई शुभम को राखी बांधने आने वाली थी, तो एक हादसा उसके साथ ऐसा हो जाता है जिससे रिया घर नहीं पहुंची। दरअसल रिया हॉस्टल से निकलकर समस्तीपुर बस अड्डे पे पहुंचती है। वहां से उसको घर जाने के लिए एक ऑटो पकड़ना था। ऑटो, उस दिन गर्मी का मौसम था, ऑटो वाले कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। रिया उस बस अड्डे पे खड़ी होकर इधर उधर नजरें दौड़ा रही थी। तभी उसके सामने एक ऑटो वाला आता है। उस ऑटो को आवाज़ देकर रिया अपने पास बुलाती है और वो अपने घर समस्तीपुर का एड्रेस बताती है कि भैया, मुझे वहाँ जाना है, क्या आप वहाँ पर छोड़ दोगे? वो ऑटो ड्राइवर रिया से बोलता है कि मैडम, वहाँ जाने के लिए हमारे पास कोई और सवारी नहीं है।
आप अकेली हो और अकेली सवारी लेकर मैं वहाँ नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी है और मुझे वहाँ से वापस आने में कोई सवारी मिलने वाली नहीं है। त्योहार का दिन है, मैं भी अपनी बहन से राखी बंधाने जाने वाला हूँ। रिया उस ऑटो ड्राइवर को बोलती कि भैया मेरी मदद करो, कुछ पैसे ज़्यादा ले लेना, मुझे अपने घर तक छोड़ दो, क्योंकि मेरा भाई वहाँ पे इंतज़ार कर रहा है और मैं उसके लिए राखी बांधने जाने वाली हूँ। सारी बातें करने के बाद वो ऑटो ड्राइवर कुछ ज़्यादा पैसे पाने के लालच में तैयार हो जाता है। रिया दिखने में तो खूबसूरत थी ही, उसकी बातें बहुत मीठी थी। वो रिक्शे वाले को अपनी बातों के जाल में फंसा लेती है और वो ऑटो ड्राइवर उस रिया की बात में आ जाता है और उसके गांव जाने के लिए तैयार भी हो जाता है। ऑटो ड्राइवर रिया को अपने रिक्शे में बैठालता है। रिया उससे उसका नाम पूछती है तो वो बोलता है कि मेरा नाम मंगूलाल है और मैं कई सालों से यहीं पर रिक्शा चलाता हूँ। रिया बात करते करते उस ऑटो ड्राइवर से बात करते हुए आगे जा रही थी। ऑटो ड्राइवर उस लड़की से बात तो कर रहा था, लेकिन उसके नीयत में खोट आने लगी थी। जैसे जैसे रिया उससे बात करने की कोशिश करती, वो ऑटो ड्राइवर साइड ग्लास में उसका चेहरा निहारा था, उसकी खूबसूरती निहारने लगता है। उसके दिमाग में एक घिनौनी साजिश चलने लगती है और रिया के जिस्म से खेलने की इच्छा जताने लगता है। और जैसे जैसे उल्टे उल्टे जवाब रिया को देने लगा था, रिया समझ गई थी कि रिक्शे वाला कुछ गलत करना चाहता है। रिया पढ़ी लिखी लड़की थी, वो घबराई नहीं, लेकिन एक लड़की कितनी हिम्मत दिखा सकती है और एक पुरुष के हाथ से कैसे बच सकती है। एक अकेली लड़की उस रिक्शे में बैठकर जब सुनसान रास्ते से निकली तो एक रोड के किनारे एक गन्ने का खेत था। उस जगह पे वो ऑटो ड्राइवर ने अपना ऑटो रोका और ऑटो रोकने के बाद वो ऑटो के चारों तरफ घूमता है। रिया उस ऑटो ड्राइवर से पूछती कि भैया क्या हुआ, आपने इतने सुनसान जगह पे ऑटो क्यों रोक दी? मुझे डर लग रहा है, आप जल्दी चलो, मुझे अब मेरे भाई को राखी बांधनी है। वो ऑटो ड्राइवर कुछ नहीं बोलता है, अपने रिक्शे के चारों तरफ लगभग 5 मिनट घूमता है, इधर उधर देखता है, रोड के दोनों तरफ देखता है कि कोई आ रहा है या जा रहा है। वो सब कुछ देखने के बाद अपने ऑटो की डिग्गी से एक धारदार हथियार निकालता है और वो हथियार रिया के गले पे रखने के बाद बोलता है कि रिया को बोलता है कि मैं जैसा बोलता हूँ वैसा तुम करो, नहीं तो तुमको मार कर मैं यहीं पे छोड़कर चला जाऊंगा। रिया डर जाती है, सहम जाती, चीखने चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन वो धारदार हथियार रिया के गले पे था और वो बहुत डर जाती है। वो ऑटो ड्राइवर रिया को रिक्शे से उतरने का इशारा करता है और उस गन्ने के खेत में ले जाकर रिया के दुपट्टे से ही उसका मुंह बंद कर देता है और फिर उसके साथ वो अपनी जिस्म की इच्छा पूर्ति करता है। कुछ देर तक उस गन्ने में रिया के जिस्म के साथ खेलने के बाद उस रिक्शे वाले को शांति मिलती है और वो वहाँ से निकलकर जब बाहर अपने रिक्शे के पास आ रहा था, तभी उस गन्ने के खेत का मालिक आ जाता है। गन्ने के खेत के मालिक के हाथ में एक डंडा था और उस अनजान व्यक्ति को अपने खेत से निकलते हुए देखता है तो उसको आवाज़ देता है और रोक कर पूछता है कि भाई तुम कहाँ रहने वाले हो, हमारे गन्ने के खेत में क्या कर रहे थे? वो ऑटो ड्राइवर लड़खड़ाती आवाज़ में उस गन्ने के मालिक को कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, तभी उस गन्ने के खेत से रिया भी निकलती है। रिया को देखने के बाद उस खेत के मालिक को समझने में जरा सा भी देर नहीं लगता। जैसे रिया की नज़र उस खेत के मालिक की नज़रों से टकराती है, तभी ऑटो ड्राइवर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। खेत के मालिक को समझ में आ गया था कि इस लड़की के साथ इस ऑटो ड्राइवर ने कुछ तो गलत किया है। उस लड़की की हालत को देखने तक ऐसा लग रहा था कि उसके कपड़े फटे हैं, उसके साथ जोर ज़बरदस्ती हुई है, उसके मुंह से ब्लड भी आ रहा था, उसकी नाक से खून आ रहा था और इतना देखने के बाद वो खेत के मालिक का खून खोल जाता है। वो अपने हाथ में लिए हुए डंडे को उस ऑटो ड्राइवर के पैरों में मारता है। वो ऑटो ड्राइवर वहीं पे ढेर हो जाता है। उसके बाद वो खेत का मालिक ऑटो ड्राइवर को पकड़ता है और उसको फुर्सत में धुलाई करता है। उसकी अच्छे से खातिरदारी करने के बाद वो रिया के सामने लाता है और रिया से पूछताछ करता है कि क्या इसी ने तुम्हारी ये हालत की है? रिया रोने लगती है और उसके मुंह से जब दुपट्टा खोला जाता है तो चीख चीख कर उसके साथ जो हादसा वो घिनौना कांड हुआ था, वो सारी हकीकत
रिया उस खेत के मालिक को बता देती है। उसके बाद एक बार फिर उस खेत के मालिक ने उस ऑटो ड्राइवर को ज़बरदस्त तरीके से पीटा। जब फुर्सत में उसने अपने नज़दीकी पुलिस थाने में कॉल की। पुलिस थाने में कॉल करने के बाद लगभग 20 से 25 मिनट के बाद पुलिस वाले वहाँ पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद उस ऑटो ड्राइवर को अपने कब्जे में ले लेते हैं। खेत के मालिक को, रिया को और ऑटो ड्राइवर को पुलिस अपने साथ थाने लेकर जाती है और वहाँ जाने के बाद उस ऑटो ड्राइवर के ऊपर एक चार्जशीट तैयार किया जाता है। उसको संबंधित धाराओं में उसके ऊपर मुकदमा लगाया जाता है और उसको जेल में डालने के बाद रिया से उसका पता, उसका एड्रेस, उसके माँ बाप का नाम पूछा जाता है। रिया रोते बिलखते पुलिस वाले से पूरी कहानी और पूरी सच्चाई बताती है कि मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, क्या करती हूँ, मैं कहाँ जा रही थी। वो सारी बात बताने के बाद रिया को उसके घर तक छुड़वा दिया जाता है। उसका मेडिकल चेकअप कराने के बाद, सब कुछ होने के बाद उस ऑटो ड्राइवर को तो जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन उस रिया के साथ जो हुआ उसका घाव कौन भरेगा? क्या हमारे समाज की ये दरिंदगी कभी कम नहीं होगी? क्या हमारे समाज में बहन बेटियां ऐसी ही डर डर के ज़िंदगी जिएंगी? मैं तारीफ़ करूंगा उस खेत के मालिक को जिसने एक बच्ची की ज़िंदगी को बचाया, उसकी मदद की और उस ऑटो वाले ड्राइवर के दरिंदगी से उस लड़की को छुड़ाया। नहीं तो हो सकता था वो लड़की चिल्लाती चीखती, वो ऑटो ड्राइवर उसका मर्डर भी कर सकता था। मैं तारीफ़ करूंगा उस खेत के मालिक की जिसने एक अनजान लड़की की मदद करके अपनी इंसानियत का सबूत दिया। दोस्तों, ऐसे लोग हमारे समाज में बहुत कम हो गए और ऑटो ड्राइवर जैसे दरिंदे हमारे समाज में हर जगह घूम रहे हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमको हर किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। कोई कितना भी अपनापन क्यों ना दिखाए, लेकिन हमको अपनी दिमाग और विवेक से सोचना चाहिए कि हमको किसके ऊपर भरोसा करना है और किसके ऊपर नहीं। तो ये कहानी में आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ एक ऐसी क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।